अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज के इस डॉक्यूमेंट्री लेक्चर के अंदर हम क्लाइमेट चेंज को डिटेल से स्टडी करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको इस काबिल बना सकेंगे कि आप क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड जितने भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स और मेन इफ़ेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती होगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल शेयर कर सकते हैं, वो लोग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर वो ऐसे नॉलेज वाले लेक्चर हासिल करना चाहते हैं। आज के इस डॉक्यूमेंट्री लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट चेंज, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसमें फिर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं जैसे ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल, पोलर। उसके बाद नंबर 5 व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, नंबर 6 ग्रीन हाउस इफेक्ट, नंबर 7 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, नंबर 8 वाइल्ड फायर एंड क्लाइमेट चेंज, नंबर 9 causes of climate change, number 10 effects of climate change, number 11 important facts about climate change, नंबर 12 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड क्लाइमेट चेंज और ये जो सारा कुछ है इसमें आपको इन्वायरमेंटल साइंस भी काफ़ी क्लियर हो जाएगी और करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएंगे और आप क्लाइमेट चेंज को और उसके साथ जुड़े हुए इफ़ेक्ट जुड़े हुए तमाम जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको समझने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक बहुत ही मशहूर थ्योरी है जिसे कैओस थ्योरी भी कहते हैं, जिसके मुताबिक एक जगह पर होने वाली चीज़ बाकी पूरी दुनिया पर इफ़ेक्ट करती है। तो चलते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस दुनिया के अलावा इंसानियत के पास और कोई दूसरा घर नहीं है। इस धरती के बारे में सोचना हम सब की जिम्मेदारी है। ये खूबसूरत ज़मीन जो हमें खाना देती है, हमें पानी फराहम करती है, हमें सांस लेने के लिए हवा देती है, तो इसके साथ हम ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? ये वो सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना है। इंसानों की हरकतों की वजह से ज़मीन की खूबसूरती न सिर्फ कम हो रही है बल्कि इसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भी पहुंच रहा है। अभी हमारे पास सबसे पहले है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, मतलब कि मौसमियाती तब्दीली क्या है। क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम क्लाइमेट को समझें। क्लाइमेट एक पैटर्न है, एक तरतीब है, एक प्रोसीजर है जो कि खुद को बार बार रिपीट करता है, यानी बार बार आता है। जैसे सर्दी, गर्मी, बहार और खिज़ां के मौसम आते और जाते रहते हैं। सर्दी यानी विंटर, गर्मी यानी समर, बहार यानी स्प्रिंग, खिज़ां यानी ऑटम वगैरह साल में तरतीब के साथ आते रहते हैं। इस पैटर्न को, इस तरतीब को एक इलाके का क्लाइमेट कहते हैं। किसी भी इलाके का क्लाइमेट पिछले 30 से 35 साल मतलब के 30 टू 35 ईयर्स के मुताले स्टडी के बाद बताया जाता है, बनाया जाता है। मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज को पढ़ने और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है, क्योंकि अक्सर लोग क्लाइमेट और वेदर को माफ़ कीजिएगा कि अक्सर लोग क्लाइमेट एंड वेदर को कंफ्यूज कर देते हैं। मौजूदा दिन यानी प्रेजेंट डे में जो दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर होगा, हवा का दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जिसको हम एयर प्रेशर भी कह देते हैं, हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी, आसमान में मौजूद बादल और बारिश वगैरह के मामलात के उसके कितने इम्कानात हैं, चांसेस हैं, तो उसे उस दिन का मौसम कह देते हैं। तो एक दिन की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को वेदर कहेंगे,
लेकिन अगर इस पैटर्न को हमने 30 to 35 ईयर्स स्टडी किया हो, 30 से 35 साल स्टडी किया हो, और हम बताएं कि ख़ास महीनों में, स्पेशल मंथ्स में इस टाइप का वेदर कंटिन्यू रहता है, उसका ये पैटर्न है, तो वो क्लाइमेट होगा। एक दिन का वेदर है और जो मंथ्स की कंडीशन होगी जो कि हिस्ट्री से हमने ली है स्टडी करके, वो क्लाइमेट है और एक दिन का वेदर होगा। तो एक दिन का मौसम वेदर होगा और 3 से 4 महीने किस किस्म का मौसम हो सकता है ये हमें क्लाइमेट बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो फ़र्क है ये समझ आ गया होगा और अब आप बहुत ही आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ क्लाइमेट्स होते हैं। ये जो क्लाइमेट कंडीशंस है ना, ये जो वेदर का पैटर्न है कि इन महीनों में सर्दी होगी, इस महीनों में गर्मी होगी और इस महीने में बाहर वगैरह होगी, ये बरसात के महीने हैं, तो इसमें जो डिस्टर्बेंस आती है उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो अभी आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ सीजन्स हैं, विंटर है, स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है, और ये अपने एक ख़ास मखसूस महीनों में आते हैं, इनके अपने स्पेसिफ़िक मंथ्स हैं। तो अगर ये स्पेसिफ़िक मंथ्स चेंज हो रहे हों तो समझ जाएं उस इलाके का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब कि वो भी क्लाइमेट चेंज की जद में है। आगे हमारे पास है लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड। तो अक्सर आप पढ़ते हैं कि फ़लाना मुल्क या फ़लानी कंट्री का ये लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड है, वो वहाँ पर है, उसका ये क्लाइमेट है और वो चेंज हो रहा है। तो अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड क्या है। तो अभी हम आपको यहाँ पर मुख्तसर सा समझा देते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा समझा देंगे ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। तो हमारी ज़मीन बहुत वसी है, इट हैज़ ह्यूज एरिया। तो ये मुमकिन नहीं कि हम इसको इकट्ठा स्टडी कर सकें, कि पूरी दुनिया का इकट्ठा क्लाइमेट हम स्टडी कर लें, क्योंकि हर इलाके का अपना अपना स्पेसिफिक क्लाइमेट है, और पूरी ज़मीन का इकट्ठा मुतालिया कर सकें तो ये भी मुमकिन नहीं। तो अपनी आसानी के लिए हमने उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांट दिया है, जिसको हम लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड कहते हैं। इस तरह हम आसानी से ज़मीन यानी अर्थ पर मौजूद मुख्तलिफ़ क्लाइमेट जोन्स को स्टडी कर सकते हैं, उसका मुतालिया कर सकते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं, जो दोनों तस्वीर यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं, और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड दिखाए गए हैं। तो ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़मीन है उसको हॉरिजॉन्टल काटा गया है और ये वर्टिकल काटा गया है, ठीक है। तो यानी अमूदी और मुतवाज़ी, तो जिसे आप स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस तरह हम ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से करते हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। ये दोनों एक ओरिजिन रखते हैं, मरकज़ रखते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ने पर ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ हम वेदर सिस्टम देखते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड का ओरिजिन है वो प्री मेडिटेरियन से होकर जाता है, जबकि लैटीट्यूड का ओरिजिन यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है, मरकज़ है जो लैटीट्यूड का, वो ज़मीन को दो हिस्सों में हॉरिजॉन्टल तकसीम करता है, मुतवाज़ी तकसीम करता है, ठीक है। ये जैसे हमने आपको पिछली पिक्चर में दिखाया था कि आप देख सकते हैं ये प्राइम मेडिटेरियन है, तो ये प्राइम मेडिटेरियन से हमने इसको काटा, तो ये प्राइम मेडिटेरियन में आप देख सकते हैं हमने ये ऊपर से नीचे लाइनें लगाई हुई हैं। तो और जो दूसरा हमारे पास है लैटीट्यूड, उसके अंदर हम ज़मीन को ये एक इक्वेटर की मदद से दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। यहाँ पर आप प्राइम मेडिटेरियन को और इक्वेटर को देख सकते हैं, यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। तो हम इस तरह यानी कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, या दाएं से बाएं आप कह लें, और ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, इस तरह हम ज़मीन को काट कर मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। और जो एक हिस्सा होता है वो एक यूनिट होता है, और उस यूनिट में मौजूद जो मुल्क होते हैं या ममालिक होते हैं
उन वहाँ पर जो क्लाइमेट है, वेदर है, हम उसको आसानी से फिर स्टडी कर लेते हैं। इस तरह से हम मुख्तलिफ जोन्स में ज़मीन को डिवाइड कर देते हैं, फिर हमें उसको स्टडी करने में आसानी होती है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड ज़मीन में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। इस तरह ज़मीन को 180 दर्जों में यानी कि 180 टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, यानी कि 180 एंगल्स में, हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड है और इसमें यहाँ पर ज़मीन को ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइन खींचकर ज़मीन को तकसीम किया गया है और मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है लॉन्गिट्यूड ईस्ट और एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूड वेस्ट। जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड ईस्ट है वहाँ पर अगर हम देखें तो 0 डिग्री, फिर से 30 डिग्री ये एक हिस्सा, फिर 30 से 60 दूसरा, फिर 60 से 90 तीसरा, 90 से 120 चौथा, फिर 120 से 150, 150 से 180 और इसी तरह फिर लॉन्गिट्यूड वेस्ट 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180। तो ज़मीन को इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं और ये हर एक हिस्से का अपना अपना एक जोन है। हाँ, इनके अपने जोन्स मिल भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे कि पाकिस्तान है, उसका जो क्लाइमेट है, दुनिया में और भी ऐसी जगह होगी जो कि पाकिस्तान की ही पोजीशन पर होगी और उसका वैसा क्लाइमेट हो सकता है, तो ये मुमकिन है। ऐसे ही ज़मीन को मुतवाज़ी यानी हॉरिजॉन्टल भी तकसीम करते हैं और उसमें हम मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेटर है, इस तरह हमने ज़मीन को डिवाइड किया। हमारे पास इक्वेटर है, इक्वेटर से जो नीचे है लाइन उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो नीचे लाइन है उसको एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। फिर इक्वेटर से अगर आप ऊपर आएँ तो इक्वेटर से ऊपर हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और उसके ऊपर फिर आर्कटिक सर्कल है और आर्कटिक सर्कल से के ऊपर नॉर्थ पोल है और एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे साउथ पोल है। तो इस तरह हम ज़मीन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसको अच्छे से स्टडी कर सकें। यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड इकट्ठे दिखाए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की मदद से ज़मीन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ताकि हम अपनी आसानी से उनको स्टडी कर सकें। ये काम हमने अपनी आसानी के लिए किया है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक घर होता है, उस घर के अंदर मुख्तलिफ कमरे होते हैं, एक बेडरूम होता है, वॉशरूम अलहदा होता है, किचन अलहदा होता है, ड्राइंग रूम अलहदा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ज़मीन को भी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि हम उसको आसानी से स्टडी कर सकें और मामला कॉम्प्लेक्स ना हो, आसान रहे, सादा रहे। फिर आगे हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, कि क्लाइमेट की कितनी टाइप्स हैं। और जो सबसे पहली बात, जो वेदर है, क्लाइमेट है, एयर पैटर्न है, ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं। जैसे आपको पता है कि ज़मीन घूम रही है, वो स्पिन कर रही है तो अपनी स्पिन मोशन के साथ साथ वो सूरज के गिर्द भी घूम रही है। यानी कि अर्थ की दो टाइप की मोशन है, एक तो वो खुद घूम रही है, दूसरा वो घूमते हुए सूरज के गिर्द घूम रही है, जिससे अर्थ में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ क्लाइमेट्स बनते हैं। और जो अर्थ की मोशन है वो सीधी नहीं है, वो बल्कि टिल्ट है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कभी वो राइट साइड पे टिल्ट होती है, कभी लेफ़्ट साइड पर टिल्ट होती है और ये मुख्तलिफ साल में यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों में ये होता रहता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब ज़मीन सीधी हो जाती है, वो टिल्टेड नहीं रहती, लेकिन वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है, ज़्यादातर वो टिल्टेड रहती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़मीन की जो मोशन है, जो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो वो सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है, वो झुकी हुई है। और इसी पैटर्न पर मुख्तलिफ इलाकों के क्लाइमेट होते हैं और उसी पैटर्न के ऊपर वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फल सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के फल और सब्जियाँ उगते हैं। हर चीज़ हर जगह नहीं उग सकती, तो ये इसी वजह से होता है कि ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं और वो उसकी मोशन की वजह से बन रहे हैं। जी हाँ, जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये ज़मीन है
ये टिल्टेड है, यानी कि सीधी नहीं है, ये एक तरफ झुकी हुई है। और स्प्रिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं यूं टिल्टेड होती है। इसका ये हिस्सा सूरज के सामने है, आप देख सकते हैं। ये आप ज़रा इस लाइन को गौर से देखें, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाली जो लाइन है, इसके ऊपर आपने फोकस रहना है। फिर जब इसे कहते हैं जून सोल्स्टिक्स, एक जून सोल्स्टिक्स है, एक दिसंबर सोल्स्टिक है। जून सोल्स्टिक्स के अंदर जो नॉर्थ पोल है वो सूरज के सामने होता है, और दिसंबर सोल्स्टिक्स के अंदर जो आपके पास साउथ पोल है, साउथ पोल ज़मीन का नीचे वाला हिस्सा, साउथ पोल, वो सूरज के सामने आ जाता है। आप यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर, ये जो अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है, इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये ज़मीन की मुख्तलिफ मोशन के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के मौसम बनते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब मैं आगे क्लाइमेट चेंज की बात करूँगा तो आपके माइंड में बगैर किसी कन्फ्यूजन के, परेशानी से बात आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सीजन्स कैसे बनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइमेट्स कैसे बनते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल की सूरज के सामने पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये वही दिखाया गया है। स्पिन, जो हमारी ज़मीन है वो स्पिन कर रही है, घूम रही है, और ख़ुद घूमने के साथ साथ वो सूरज के गिर्द भी चक्कर काट रही है। और इस चक्कर काटने की वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम बनाती है, सीजन्स बनाती है। सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां, ये सब मौसम इसी वजह से बनते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि ज़मीन टिल्टेड भी मोशन करती है, इसके साथ साथ जो ज़मीन की मोशन है वो सीधी भी होती है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। और जो ज़्यादातर मोशन है ज़मीन की, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल टिल्टेड होता है, एक तरफ झुका हुआ होता है। और वो जून सोल्टिस और दिसंबर सोल्टिस के दरमियान फ़र्क है। इस वजह से दिसंबर, यानी कि एक सर्दियाँ और गर्मियाँ वाज़ह तौर पर सेपरेट हैं, और आप जो सूरज की शिद्दत है वो मुख्तलिफ महसूस करते हैं, ठीक है। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो सर्दियों में और होती है और गर्मियों में और होती है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसके पीछे एक वजह है कि इंट्रैक्शन ऑफ सन रेज वो जून सोल्टिस में और दिसंबर सोल्टिस में डिफरेंट होती हैं। अब बात करते हैं मुख्तलिफ क्लाइमेट्स की। तो ट्रॉपिकल होता है, ड्राई होता है, टेम्परेट होता है, कॉन्टिनेंटल होता है, पोलर होता है। तो जो सूरज की रोशनी जिस एंगल से, किस तरह से ज़मीन पर पड़ रही है, जो हमने आपको पिछली पिक्चर्स में दिखाया है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया है, तो उस लिहाज से ज़मीन का वेदर बनता है, क्लाइमेट बनता है। उसके रीजन में कैसा क्लाइमेट होगा, कितनी बारिश होगी, कितनी बारिश नहीं होगी, हवा कैसे बनेगी, हवा का दबाव क्या होगा, ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी नेचुरल है। तो जब इसके अंदर पोल्यूटेंट्स आएंगे ना, पोल्यूशन आएगी और क्लाइमेट चेंज होगा, तो जब मैं बोलूँगा कि यहाँ ये हो रहा है तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइमेट्स हैं, ट्रॉपिकल है, ड्राई है, टेम्परेट है, कॉन्टिनेंटल है, पोलर है। आप यहाँ पर ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं कि कहाँ पर ट्रॉपिकल है, कहाँ पर ड्राई है, कहाँ पर टेम्परेट है, कहाँ पर कॉन्टिनेंटल है और कहाँ पर पोलर है, यानी कि शदीद ठंड होती है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। तो ट्रॉपिकल की भी आगे दो टाइप होती हैं, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। फिर ड्राई के अंदर भी है, फिर मॉडरेट के अंदर भी टाइप्स हैं, कॉन्टिनेंटल में भी हैं, पोलर में भी हैं, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ देख सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये आपके पास इक्वेटर है। इक्वेटर आपको दिखाया गया। इक्वेटर के ऊपर और नीचे ट्रॉपिकल होता है, उससे थोड़ा ऊपर सब ट्रॉपिकल होता है, उससे ज़रा सा ऊपर टेम्परेट होता है, उससे ज़रा सा ऊपर सब आर्टिक होता है और सबसे ऊपर आर्टिक होता है। अब आप इक्वेटर के नीचे आ जाएं। इक्वेटर के नीचे भी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के नीचे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल के नीचे टेम्परेट, टेम्परेट के नीचे सब अंटार्कटिक,
और सब अंटार्कटिक के नीचे अंटार्कटिक यानी कि इंतहा की सर्दी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इंतहा की सर्दी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थ में मुख्तलिफ किस्म के क्लाइमेट्स किस तरह से पाए जाते हैं। उस रीजन की जो केमिस्ट्री है, वेदर की केमिस्ट्री है, क्लाइमेट की केमिस्ट्री है, वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। जी हाँ, इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं। आप बेशक यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें और इसको अच्छे तरीके से देख लें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़मीन में मुख्तलिफ हैं, जोन्स हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट, आर्टिक, और पहले वाली तस्वीर में भी आपको दिखाया गया था, इस वाली तस्वीर में भी आपको दिखाया गया है। तो अब आप अच्छे तरीके से क्लाइमेट के बारे में समझ गए होंगे कि अर्थ के मुख्तलिफ हिस्सों पर किस तरह का क्लाइमेट होता है। जी हाँ, ये एक और तस्वीर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर कौन कौन से हैं। इक्वेटर पर कौन से मुल्क हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान कौन से मुल्क हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के दरमियान कौन से मुल्क हैं, आर्कटिक सर्कल और जो हमारे पास ऊपर नॉर्थ पोल है उसके दरमियान कौन से ममालिक हैं। फिर इसी तरह आप इक्वेटर से नीचे आ जाएं, इक्वेटर से नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान कौन से ममालिक मौजूद हैं, तो वहाँ पर मौसम है अपना, उनका एक खास क्लाइमेट है। और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे अंटार्कटिक सर्कल की जो लाइन है वहाँ उसके दरमियान कौन से ममालिक मौजूद हैं, उनका अपना क्लाइमेट है। और फिर उसके नीचे अंटार्कटिका है जहाँ पर इंतहा की सर्दी होती है, जहाँ पर हमारे पास साउथ पोल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो इन्हीं क्लाइमेट्स की वजह से, इसी क्लाइमेट पैटर्न की वजह से स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिक टाइप की स्पीशीज पाई जाती हैं। मुख्तलिफ एरिया के अंदर मुख्तलिफ टाइप की स्पीशीज पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो जब मैं कहूँगा ना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे स्पीशीज पर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आपका माइंड ये आइडिया कर सकेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसके पीछे लॉजिकल आर्गूमेंट क्या है। क्योंकि लॉजिकल आर्गूमेंट ये है कि ख़ास किस्म के जानवर एक ख़ास किस्म के माहौल के लिए होते हैं। तो जब वो माहौल चेंज होता है, वहाँ पर क्लाइमेट जो होता है, एवरेज वेदरिंग कंडीशंस चेंज होती हैं, तो वो उस जानवर के लिए, एनिमल के लिए, स्पीशी के लिए, वो स्पीशी अब जानवर, बर्ड, परिंदा कुछ भी हो सकता है, तो वो ज़मीन उसके काबिल नहीं रहती। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पीशीज़ हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट में रहती हैं। जैसे कि प्लांट्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, एनिमल्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, बर्ड्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है। यस, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज क्या है? तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। तो इस पैटर्न में तब्दीली आने को क्लाइमेट चेंज कहते हैं कि कब गर्मी होगी, कब सर्दी होगी, कब खज़ां आएगी, कब बाहर आएगी, कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, वगैरह वगैरह। इन सब की तब्दीली को, इसमें आने वाले चेंज को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसकी बड़ी वजूहात में से एक वजह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, जिसके वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगीं और हवाई जहाज़ के सफ़र की वजह से धुआं जो निकलता है, पोल्यूशन जो होती है, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और बढ़ती हुई तिजारत और बढ़ते हुए कोयले और पेट्रोल के जलने के अमल यानी जिसे कंबक्शन प्रोसेस कहते हैं, उसमें गैसेस खारिज होती हैं, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। तो ये जो गैसेस हैं, ये सूरज की रोशनी को रोक लेती हैं, ज़मीन से बाहर नहीं जाने देती, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर, दर्जा हरारत बढ़ जाता है। तो इसको हम क्लाइमेट चेंज कह देते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम तब्दील हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह ग्लोबल वार्मिंग है। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल मतलब कि ग्लोब हमारी ज़मीन,
वार्मिंग यानी कि गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारा जो ग्लोब है वो गर्म हो रहा है, हीट अप हो रहा है, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, और ये हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अगर इसी तरह मौसमियाती तब्दीलियां होती रहीं तो हम लोग अपने माहौल को अगर इसी तरीके से गंदा करते रहे तो हमारी ये खूबसूरत दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। और जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्टेड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे घरों में गैस आती है ना, जिसके ऊपर हम खाना पकाते हैं, जो जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं, वो भी असल में क्या है, वो भी असल में हमारे पास मीथेन है। उसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी 98 to 99% मीथेन होती है। जो घरों में गैस आती है वो मीथेन है। तो अगर मीथेन हवा में ज़्यादा हो जाए तो उससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। इसके अलावा कोयले का, तेल का जलना, इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। और अगर हम इंसानों ने अभी गौर ना किया और हम अपनी ज़मीन को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो ये रहने के काबिल नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फैक्ट्री में से किस कदर धुआं निकल रहा है, और ये किस कदर नुकसानदेह है, और ये हमारे क्लाइमेट के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये उस इलाके का जहाँ पर ये फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ का दर्जा हरारत बढ़ा देगा। लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज होंगी, उनके जिस्म के ऊपर दाने निकलेंगे, एलर्जी होगी, सांस के मसले होंगे, अस्थमा हो सकता है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, आंखें जल सकती हैं। आंखें इन दैट सेंस जलना कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और ऐसा लगना कि जैसे जैसे जब कोई प्याज काट रहा होता है तो आंखें दुखती हैं, तो ऐसे आंखें दुखेंगी। ये कहने का मकसद था। तो इससे यानी कि मल्टीपल इश्यूज हैं कि सेहत भी ख़राब हो रही है और माहौल भी ख़राब हो रहा है और ज़मीन का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। फिर वहाँ पर ख़ास किस्म की जो खेती बाड़ी है वो भी नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजूहत में CO गैस का इखराज है, इमिशन है। इसके अलावा कोयला पेट्रोल के जलने का अमल है, कंबक्शन प्रोसेस है जो कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों में होता है। इसकी वजह से भी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इसके अलावा मीथेन गैस भी ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजूहत में से एक वजह है। इन तमाम वजूहत की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से कुदरती पानी के ज़खायर यानी कि जो सोर्सेज हैं प्योर वाटर के, ग्लेशियर्स हैं जो वो पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, सैलाब आ रहे हैं, और साफ़ पीने का पानी ज़ाया हो रहा है। और इसके अलावा मौसम में भी शिद्दत आ रही है, जैसे इंतहा की सर्दी, इंतहा की गर्मी वगैरह वगैरह। इस तरह से ज़राअत यानी एग्रीकल्चर को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सर्दी और गर्मी के मौसम चेंज हो रहे हैं और किसान अपने पुराने पैटर्न पर होते हैं, और इस तरह उनको नुकसान होता है, जिससे फसल भी कम पैदा होती है, और इससे खुराक की किल्लत यानी कि फूड सिक्योरिटी भी पैदा हो सकती है, उसके भी इम्कानात हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाइमेट चेंज को दुनिया के बड़े खतरात में से एक खतरा कहा है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी ज़मीन रहने के काबिल नहीं रही। इसके अलावा वो ग्लेशियर्स पिघलने यानी मेल्ट होने की वजह से समुंदर में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जज़ायर नुमा ममालिक यानी कि आइलैंड टाइप जो कंट्रीज़ हैं जैसे मालदीव है, उसके मुकम्मल डूब जाने का खतरा भी लगा रहता है। और वो शहर जैसे कि हमारा शहर कराची भी है, जो कि सतह समुंदर से यानी कि सी लेवल से बहुत ही, बल्कि बिल्कुल उसके साथ ही है, तो अगर पानी बढ़ गया तो वो तो आधा डूब जाएगा उसके अंदर। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स को समझने के बाद अब हम इस काबिल हैं कि तो अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को अब हम समझेंगे ताकि हमें और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का पता चल सके। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है। ये आमतौर पर खुद भी किया जाता है, आर्टिफिशियली भी, ताकि मैक्सिमम सब्जियां वगैरह, मैक्सिमम चीज़ें उगाई जा सकें। ठीक है। लेकिन जब ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, मीथेन की वजह से, और वो गैसेस जो कि हीट को ज़मीन से बाहर जाने से रोक लेती हैं और एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ज़मीन का दर्जा बढ़ा देती हैं, यानी कि जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, इंसान की हरकतों की वजह से होता है, तो उससे जो हीट इंक्रीज होती है तो उसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है।
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि ज़रूरी है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो ज़मीन या तो बहुत ज़्यादा सर्द हो जाएगी या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो जो हम अभी तक ज़मीन पर जिंदा हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हैं। लेकिन जब वो गैसेस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाती है, वो ज़मीन से बाहर नहीं निकल पाती, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैनी अदर गैसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, ये आम तरफ उसकी वजह से 9% मीथेन निकलती है। एग्रीकल्चर की वजह से कार्बन ये निकलती हैं गैसेस, ये जो सारी गैसेस आपको दिखाई गई हैं, यानी कि ये सारी गैसेस 28% निकलती हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, 10% निकलती हैं एग्रीकल्चर की वजह से, 20% निकलती हैं इंडस्ट्री की वजह से, 10% निकलती है कमर्शियल और रेजिडेंशियल की वजह से, जैसे कि घर में खाना वगैरह पकता है या घर में अगर हम बारबेक्यू वगैरह करें या फिर अगर होटल पर जाकर बारबेक्यू वगैरह करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 32% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, यानी कि कोयले से बिजली बनाना, गैस तेल से बिजली बनाना, गैस से बिजली बनाना वगैरह वगैरह। और ये जो गैसेस हैं इनके अंदर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एयर कंडीशनर वगैरह में पाई जाती हैं। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप अपना जो फ्रिज है ना वो उसकी स्पीड कम करें, अपने एसी की भी स्पीड कम रखें, अपने फ्रिज की भी स्पीड कम रखें। इससे वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना वो बहुत कम निकलेगी। ये आगे मैं सॉल्यूशंस में बताऊंगा। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें, ये जो लेयर है ना, लेयर जो ये ग्लोब के ऊपर लेयर है, हर एक को पता है कि मैटर की मुख्तलिफ टाइप हैं। मैटर में सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं। गैसेस ज़मीन के इर्द गिर्द होती हैं, वो ज़मीन से बाहर इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनको ग्रेविटी पकड़े रखती है। तो ग्रेविटी जो गैसेस को पकड़े रखती है उसी की वजह से हम सांस भी ले पाते हैं, क्योंकि आसपास माहौल में ऑक्सीजन है, हवा है। यही हवा जब ज़मीन के घूमने की वजह से, सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से, ये सब की वजह से विंड पैदा होती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर विंड पैदा करती है। चलिए अभी उस तरफ हमने नहीं जाना, जीएसए की तरफ, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तरफ अभी नहीं जाना, अब यहीं रहते हैं। तो जब सूरज की रोशनी आती है, ज़मीन से टकराती है और वापस जाती है, तो वो गैसेस में एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ से दोबारा ज़मीन की तरफ एमिट हो जाती है, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। आप इस तस्वीर के अंदर उसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ चुकी हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में एक मोटी लेयर बना देती हैं। वो मोटी लेयर जो है, जो हमारे पास एक मोटी लेयर है, वो फिर रेज को बाहर नहीं जाने देती, एनर्जी को, लाइट को, रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती। तो जब वो बाहर नहीं जा पाती, वो अंदर ही ट्रैप रहती है और बहुत कम को बाहर जाने देती है, तो उससे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। अब हमारे पास है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। आप यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से फैक्ट्रियों से खतरनाक किस्म का धुआं निकलता है और उस धुएं की वजह से किस हद तक ग्लोबल वार्मिंग होती होगी ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो है 1760 टू 1820 और फिर 1840। तो ये वो प्रोसेस है जबकि जो लोग थे वो ज़राअत से बाहर निकलकर इंडस्ट्री की तरफ आए थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई थी। इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास फिर इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं। जैसे हमारे पास स्टीम इंजन है और फिर उसके बाद एज ऑफ साइंस है, फिर मैस प्रोडक्शन है और फिर राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो सबसे पहले हमारे पास आया था वो इंडस्ट्री थी जिसके अंदर खाम माल से यानी रॉ मटेरियल से मैसिव स्केल के ऊपर जो प्रोडक्शन थी उसको करना था। बड़े बड़े प्लांट्स लगाने थे, बड़े बड़े यूनिट्स लगाने थे। इवन के 18 कह रहा हूँ, 19 सेंचुरी में ही जो यूनाइटेड किंगडम है उसने ये जो फोग है और
स्मोग है, सॉरी फोग नहीं स्मोग है, इसको फेस किया हुआ है। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारे पास जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं उनका जलना है, वो उनका इस्तेमाल होना है, वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वो फैक्ट्री में से निकल सकता है, ये जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं मोटरसाइकिल गाड़ी बसेस वगैरह उसका धुआं हो सकता है। इसलिए आप देखें कि घरों में टेम्परेचर कम होता है और बाई रोड पर ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, बाई रोड पर उस वक्त ज़्यादा जबकि हैवी ट्रैफिक है। ठीक है, ये बात को नोट कर लें। जब हैवी ट्रैफिक हो तो जहाँ पर अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो अगर गाड़ियाँ मुसलसल चल रही हैं तो उनसे गैसेस भी निकल रही हैं और उनके इंजन से हीट भी निकल रही है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो कंबक्शन का प्रोसेस है, जो पेट्रोल है, अगर हम अपनी प्राइवेट व्हीकल को यूज़ करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, जैसे लाहौर में ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो है, स्पीडो बस है, अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो हम क्लाइमेट चेंज को इम्प्रूव करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर 40 लोग हैं, उन सब के पास अपनी अपनी बाइक्स हैं, तो अब 40 बाइक्स हैं, वो 40 बाइक्स धुआं पैदा कर रही हैं। अगर वही 40 लोग स्पीडो मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करेंगे तो वो सिर्फ एक बस धुआं पैदा कर रही होगी। और जो स्पीडो बस है और जो मेट्रो बसेज हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन उस हद तक पैदा नहीं करती जितनी आम एक नॉर्मल व्हीकल पैदा करती है। तो इस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने में और एयर पोल्यूशन को कम करने में। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जानवर हैं, आखिर उनकी भी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला इनके बारे में भी हमसे पूछेगा। जाहिर सी बात है, जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अब इस काबिल हैं कि इस चीज़ को समझ सकें कि किस तरह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इन जैसे जो मासूम जानवर हैं जिनका कोई कसूर नहीं है वो मर रहे हैं। तो जहाँ पर अल्लाह ताला ये कह सकता है कि ऐ इब्ने आदम मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, तो इंसान कहेगा या अल्लाह पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से ज़्यादा आपको पानी क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह ताला कहेंगे मेरा एक बंदा प्यासा था, तुम अगर उसको वहाँ पानी पिलाते तो ऐसे ही था जैसे कि मुझे पानी पिलाया, या अगर उसकी मदद करते तो ऐसे ही था कि मेरी मदद करते, या उसको खाना खिलाया तो ऐसे ही था कि मुझे खाना खिलाया। तो बस अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सीरियस इशू है। फिर हमारे पास है वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर एंड क्लाइमेट चेंज। तो अक्सर जो ज़मीन का दर्जा हरारत है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और सिर्फ ज़मीन का दर्जा हरारत नहीं बढ़ रहा, उसकी खुश्की भी बढ़ रही है। जो हमारा वेदर है वो ड्राई हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट है वो ड्राई हो रहा है, हमारा क्लाइमेट ड्राई हो रहा है, इंटेंस हो रहा है और वो हीट अप हो रहा है, जिसकी वजह से जो जंगलात हैं उनमें आग लग जाती है सनलाइट की वजह से, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैग्नीफाइंग गिलास होता है, आप उसको लेकर किसी पेपर के ऊपर रखें तो पेपर के अंदर आग लग जाती है, ये बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता प्रोसेस है। जंगलात में आग जब लगती है तो मासूम जानवर भी मारे जाते हैं, इमलाक का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कीमती दरख्त ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो आग है ये नेचुरल भी हो सकती है, कोई कैंपिंग वगैरह कर रहा था उससे आग भड़क गई उस वजह से भी हो सकती है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो कैंपिंग वगैरह होती है वो तो आग लगती ही है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अब कुदरती तौर पर भी जंगलात जल रहे हैं, तो जिससे जो नायाब दरख्त हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, वो जो ऑक्सीजन का सोर्स हैं, जो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करते हैं, तो उनकी कमी हो रही है। जब उनकी कमी हो रही है तो और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इकट्ठी हो जाएंगी, और ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, और ज़्यादा हमारे पास मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और सिर्फ अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हो जाए ना टेम्परेचर, तो बहुत सारे इलाकों में सैलाब आ जाएगा, बहुत सारे इलाकों में समुद्री तूफ़ान आ जाएंगे, बहुत सारे इलाकों के अंदर क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो जाएगा और बहुत सारे छोटे छोटे जज़ायर डूब जाएंगे। ये सिर्फ 3 डिग्री सेंटीग्रेड का कमाल है। तो आप यहाँ पर इन पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जंगलात जलते हैं।
फिर आगे हमारे पास है कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि वो कौन कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नंबर 1 पावर प्लांट्स हैं, यानी कि जो हमारे पास पावर प्लांट्स लगते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी के नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करते हैं, तो एक वजह ये होगी। दूसरी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि व्हीकल्स वगैरह, बाइक मोटरसाइकिल गाड़ी, हर एक को चाहिए का हर चाहता है कि उसके पास अपनी बाइक हो, अपनी गाड़ी हो, अपनी मोटरसाइकिल है, ठीक है हो, लेकिन किसी ना किसी को चाहिए कि वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स को इंट्रोड्यूस करवाए। और इलेक्ट्रिक कार्स क्या करें, वो चार्ज कैसे हो, वो अब ये ना हो कि इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही है एक जनरेटर से जो कि फिर गैस के ऊपर चलता है या पेट्रोल के ऊपर चलता है। नो, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हों, वो एनर्जी बैटरीज में स्टोर कर रही हों, और उन बैटरीज से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चार्ज किए जाएँ, या विंड पावर प्लांट से चार्ज किए जाएँ, या फिर डैम्स वगैरह से पैदा होने वाली बिजली से चार्ज किए जाएँ। इसका ये सोल्यूशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बता दिया। फिर इंडस्ट्रियल फार्मिंग होगी, डिफोरेस्टेशन होगी, मतलब कि जंगलात की कटाई करते रहना, नए जंगलात ना पैदा करना, दरख्त लगानी नहीं है, काटते रहने हैं, तो ये डिफोरेस्टेशन है। और जो पहले से जंगलात मौजूद हैं उनको भी लकड़ी वगैरह फर्नीचर वगैरह के मामलात के लिए यूज़ कर लेना, ईंधन के तौर पर यूज़ कर लेना, ये डिफोरेस्टेशन है कि वहाँ पर फिर जंगलात का खात्मा हो जाएगा और फिर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाएंगी। फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से एक तो ज़मीन के नीचे वाला पानी ख़राब हो सकता है, दूसरा ये है कि उस वहाँ पर जो बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं और वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा प्लांट्स का, उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा हो सकता है। ऑयल ड्रिलिंग है इसकी एक वजह है कि जब हम ऑयल ड्रिल करते हैं तो उसके अंदर उससे भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पैदा होती है, डस्ट पैदा होती है और बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेज पैदा होती हैं। नेचुरल गैस के लिए ड्रिलिंग है वो भी ऑयल वगैरह में होगी। फिर हमारे पास गार्बेज वगैरह है, वोल्केनिक इरप्शन है, ओशन करंट्स हैं। ओशन करंट्स मतलब कि ओशन करंट्स, अब आप इसको इलेक्ट्रिकल करंट मत समझ लेना। ओशन करंट का मतलब है कि जो ज़मीन के अंदर हवा जो चलती है उसको ओशन करंट कहते हैं, और जो ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स जब हल्की सी मूव होती हैं तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है उसको ओशन करंट कहते हैं। फिर अर्थ्स ऑर्बिटल चेंज है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब ये जो मैंने बात की है अर्थ्स ऑर्बिटल चेंज, कि जो अर्थ्स की जून दिसंबर में जो मूवमेंट है, कभी नॉर्थ पोल का सामने आ जाना, कभी साउथ पोल का सामने आ जाना, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी वजह से भी मौसमियाती तब्दीली होती है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वो ज़्यादा हो जाती है। फिर सोलर वेरिएशन और वेरिएबिलिटी है, ठीक है। तो ये वो वजूहात हैं जो कि क्लाइमेट चेंज पैदा करती हैं। आगे हमारे पास है मोहतरम ख़ातिन हज़रात, इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये डॉक्यूमेंट्री लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, अब इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज में हमारे पास है नंबर 1 राइजिंग टेम्परेचर, कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। नंबर 2 राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है। फिर है अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशन, हम अब नहीं कह सकते कि सर्दियां कब होंगी, गर्मियां कब होगी, बाहर कब आएगी, खिज़ां कब आएगी, सर्दियां आएंगी भी नहीं आएंगी, आएंगी तो कितनी शिद्दत की होंगी। तो हर कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो गया, और जब अनप्रिडिक्टेबल होगा तो एक अनार्की क्रिएट होगी, और अनार्की कैओस की तरफ लेके जाती है। तो फिर कैओस में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही जो जितना स्ट्रोंग होगा वो उतना ज़्यादा सर्वाइव करेगा। फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, मौसम के अंदर शिद्दत आ रही है। फिर लैंड डिग्रेडेशन है, मतलब कि बारिशों का पैटर्न चेंज हो गया है, या तो सैलाब आ रहा है या बारिश ही नहीं हो रही। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ गया, और बारिश हो नहीं रही तो कहत आ गया। फिर इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ का और बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। इवन कि मैंने आपको कहा था ना कि कैओस थ्री ये कहती है कि अगर मैक्सिको के अंदर, जैसे कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि मैक्सिको के अंदर अगर तितली के पर टूटते हैं और वो ज़मीन पर गिरती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होता है। तो इसी तरीके से जो हमारी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मौजूद हैं, तो वो पूरा एक बायोलॉजिकल सर्कल है। उस बायोलॉजिकल सर्कल में से अगर आप एक जानवर को बाहर निकाल दो तो वो पूरा का पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो जिससे जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंसानों के ऊपर भी आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस्म की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, किस किस्म की तेज़ हवाओं का हमने सामना करना पड़ सकता है। इस किस्म की हवाएं जो इंसान को एक तरफ से दूसरी तरफ धकेल कर लेके जा सकती हैं, इस किस्म की एक्सट्रीम हवाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ समुंदर के अंदर भी हमें मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ नज़र आएंगी।
समुद्र के वो हिस्से जो कि बिल्कुल रिलैक्स होते थे, वहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के तूफ़ान वगैरह देखने में नज़र आ जाएंगे, और इंसान की जो तिजारत है, जो ट्रेड है, वो भी जो समुद्र के रास्ते से है डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा हमारी इस ज़मीन के अलावा हमारा कोई घर नहीं है। नासा हो, स्पेस एक्स हो, चाइना की स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हों, रशिया के स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हों, जापान की, किसी भी मुल्क के हों, अभी तक उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं हुआ कि कोई अर्थ जैसा दूसरा प्लैनेट हो या फिर मार्स के ऊपर ही कॉलोनी बनाई हो। कोई भी कामयाब नहीं हुआ। यही ज़मीन है हमारे पास ज़िंदा रहने के लिए, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हमसे सवाल भी करना है कि हमने क्या किया। आप सल्लम की हदीस में है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। तो जब हमारे तक ये अहादीस पहुँचे तो क्या हमसे सवाल नहीं होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो हमारी अगली नस्ल या उससे अगली नस्ल है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स पैदा होंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पोल्यूशन है वो हमारे क्लाइमेट के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही है। खैर, यहाँ पर तो लोग चलती गाड़ी से शापर बाहर फेंक देते हैं। गाड़ी अल्लाह ताला ने उनको दे दी है, लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला मारता नहीं है, मत मार देता है कि इस गाड़ी को क्या करना है, चाटने। इतनी अकल नहीं है कि भाई बंदा एक दफ़ा उस शॉपर को अपनी गाड़ी के अंदर रखे, पार्क कर ले साइड में, फिर बास्केट के अंदर फेंक दे, लेकिन नहीं। तो खैर, जज्बाती व बगैर अपने टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस, सैलाब वगैरह का आ जाना। तो आप यहाँ पर इन तस्वीर के अंदर उसको देख सकते हैं। फिर आगे हमारे पास है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1, 1950 से लेकर अब तक ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है। ये ज़्यादातर हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। नंबर 3, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो अभी 1 सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो चुका है सिर्फ 1 सेंचुरी में। उस 1 डिग्री बढ़ने की वजह से लोगों को स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, कहत पड़ रहे हैं, ज़मीन बंजर हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो कि ग्लेशियर से जो पानी निकलता है ना, जो वहाँ इब्तदाई दरिया होता है, वो पानी पीने का पानी होता है, और वो पीने का पानी ज़ाया हो रहा है। नंबर 4, कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हम दरख्त नहीं लगाते हैं। नासा ने प्लांट रिकमेंड किए हुए हैं कि अगर आप वो इंडोर प्लांट है, यानी कि अगर आप अपने घरों में, अपने कमरों में अगर एक एक गमला भी लाकर रख दें तो आपकी सेहत अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी बहुत सारी जो एलर्जीज़ हैं, यानी कि आप कभी कुछ खा लेते हैं तो आपको एलर्जी हो जाती है, फिर आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है एंटी एलर्जिक, तो वो आपकी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। खैर, ये एक बात थी जो शेयर करना थी। फिर फैक्ट नंबर 5 है कि जो आर्टिक सी है और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 6 ये है कि जो एवरेज सी लेवल है वो 0.5 से 1.5 मीटर तक बढ़ चुका है 1 सेंचुरी में। और अगर 3 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ गया तो ये ज़मीन, इस ज़मीन के सिर्फ एक स्पेसिफिक एरियाज़ होंगे जहाँ पर इंसान रह सकेगा, फिर हर एरिया में नहीं रह सकता। फिर जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके डूब जाने का खतरा है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो हमें अपनी ज़मीन के बारे में सोचना है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमारा ये ईमान है कि हमने मरना है और अल्लाह को हम जवाब दें हैं। तो ये इस्लामियात का लेक्चर नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें एज अ मुस्लिम इस बात का पता होना चाहिए कि हम अपने हर एक्शन के ज़िम्मेदार हैं। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि नवाज शरीफ है, जरदारी है या इमरान खान है। हमसे ये पूछा जाएगा कि हमने क्या किया। तो इसका सल्यूशन यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि नासा रिकमेंडेड प्लांट्स हैं और वो आम प्लांट्स हैं। एलोवेरा है, एलोवेरा का प्लांट तो आप अगर अपने घर में गमला ला कर रख देते हैं तो उसके तो और भी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं।
तो ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी कि स्किन इशू भी रिजॉल्व हो गए और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के भी इश्यूज रिजॉल्व हो गए। तो आप वो गूगल पे जाकर रिसर्च करें, आपको नासा रिकमेंडेड प्लांट्स मिल जाएंगे। हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड क्लाइमेट चेंज। ये लेक्चर वैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो जो G7 है या G8 कह लो या G20 कह लो, ये जितने भी मुल्क हैं G7 8 के मिला के, और जो बाकी राइट साइड पे इनको G20 कह देते हैं। तो जो G20 समिट है उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होती है। इसके अलावा रियो के अंदर बात हुई थी, एजेंडा 27 हो गया, रियो समिट होगी। तो मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ जगहों पर ये मुख्तलिफ ममालिक आपस में बैठते हैं कि भाई रहना तो हमने इसी दुनिया में है, तो हमें रीयूनेबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, हमें डैम से बिजली पैदा करनी चाहिए, हमें विंड एनर्जी से बिजली पैदा करनी चाहिए, हमें सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करनी चाहिए, हमें हवाई जहाज़ वगैरह के जो सफ़र है, ठीक है, हम उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो व्हीकल्स हैं जो रोड के ऊपर हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। और देखें इलॉन मस्क कितना समझदार आदमी है कि उसने टेस्ला के शेयर्स खरीदे, उसका डायरेक्टर बना, CEO बना, और फिर आज टेस्ला जो है दुनिया की कामयाब इलेक्ट्रिक कंपनीज में से एक है। एक पहले लोग समझते थे कि इलेक्ट्रिक कार तेज चल ही नहीं सकती, लेकिन उसने तेज चला कर दिखाई है। उसने रेसिंग इलेक्ट्रिक कार्स बनाई हैं, रेसिंग इलेक्ट्रिक कार्स। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो ये लेक्चर सुन रहा है और उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, तो उसको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे मॉडल्स लेकर आए। हिम्मत करना हमारे ऊपर है, रंग लगना या ना लगना वो हमारे नसीब में है, जो कि अल्लाह ताला का काम है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हर ममालिक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दे रहा है। अमेरिका चाइना को इल्ज़ाम देता है, चाइना अमेरिका को इल्ज़ाम देता है, चाइना रशिया को इल्ज़ाम देता है, वो कुछ ममालिक यूरोप को इल्ज़ाम दे देते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो अमेरिका और यूरोप की ईजाद है ना, तो हमारे इसमें क्या कसूर है, अगर आप लोगों ने पैसा कमाया तो क्या हम ना पैसा कमाए, ये क्या बात हुई। ये तो खैर अनएथिकल बात है, लेकिन वही बात है ना कि साडा कुत्ता कुत्ता त्वाड़ा कुत्ता टोमी, तो ये क्या बात हुई। अगर आपने वैसे पैसा कमाया तो हम भी वैसे ही पैसा कमाएंगे, आपने वैसे बिजली बनाई तो हम भी वैसे बिजली बनाएंगे। आपने तो अपनी जो पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल की, आप अमीर हो, $45 ट्रिलियन तो आप सब कॉन्टिनेंट से लूट कर गए हो, तो अब हम कुछ ना करें, हम ना खाएं पिए, हम ना अमीर हों। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है। तो 19 मुख्तलिफ दौर के अंदर मुख्तलिफ समिट हुई हैं। जब मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लाइमेट चेंज 1970 से ही कॉपरेशन वगैरह काम कर रही हैं। इंसान है, उसको खुराक की ज़रूरत है, अच्छी हेल्थ चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए, और वो सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से, सी लेवल राइज होने से, प्रेसिपिटेशन, चेंज इन प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेशन कहते हैं बारिश के अमल को, तो चेंज इन प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश का अमल है उसमें चेंजिंग आ रही है। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन अभी इसको तो पढ़ना ही है हमने। हाँ, तो रिसेंट जो टसल चल रही है, कोल्ड वार चल रही है, जिसको इकोनॉमिक और ट्रेड वार भी कह रहे हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। तो अमेरिका चाइना पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि चाइना इतने ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हवा के अंदर खारिज कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से और एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से। चाइना ये कहता है कि ठीक है कि जब आपने ये किया था तब ठीक था, और आज हम अगर अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं तो ये गलत हो गया। लेकिन चाइना ने 2030 और 2050 विजन दिया है। उसने कहा 2030 तक हम इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लाएंगे, और 2050 के अंदर हमारी जो 90 to 95% व्हीकल्स होंगी रोड के ऊपर, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी जो ट्रांसपोर्टेशन विद इन अ कंट्री, एक मुल्क के अंदर है, वो इलेक्ट्रिकल होगी। हमारा तो ये, अब आप अपना बताएं। तो फिर अमेरिका कहता है कि हमारे पास टेस्ला है। तो इस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चाइना सुपर पावर बनने की कैपेसिटी रखता है, अमेरिका सुपर पावर है, तो हमेशा इन दोनों की आपस में और मजबूत ममालिक की आपस में बहस रहेगी। हर कोई दूसरे को नीचा दिखाना चाहेगा, और जहां पर उनको वीक पॉइंट मिलेगा वो उसको यूज करेंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ जाना है तो बैटरीज की तरफ जाना है। ठीक है, चलने एक दफ़ा वापस ही रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है।
और बैटरी बनती है लिथियम की, कैडमियम की। लिथियम और कैडमियम की बैटरीज होती हैं। इसके रिसोर्सेज अफगानिस्तान में हैं, म्यांमार में हैं। चाइना ने बिडिंग करके तालिबान के साथ बातचीत करके वो ले ली है अपने कंट्रोल में। अब वहाँ पर वो माइनिंग करेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, एडवांस बैटरीज बनाने के लिए, हाई क्वालिटी बैटरीज बनाने के लिए जो कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर सके, उन ममालिक में इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान मुकाबला चल रहा है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना पड़ेगा। वो स्टोर होगी बैटरीज में, और हमें चाहिए हाई क्वालिटी बैटरीज। और उसका रॉ मटेरियल कहाँ पर है? अफगानिस्तान, म्यांमार और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसी जियोपॉलिटिकल लोकेशन पर है पाकिस्तान। इंडिया के साथ म्यांमार है और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान है। तो अब आप यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने इदारा कायम किया गया है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और इन 1988 द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी और ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम कर रही है, IPCC। और जो IPCC है ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और ये इंस्टीट्यूट है, इसकी लोकेशन है वाशिंगटन DC। और इसका जो इवेंट है वो 15 अक्टूबर 2021 में होना था। और ये नेक्स्ट इवेंट था जो कि आई थिंक अब तक हो चुका होगा, मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। यस, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि USA कह रहा है, ये देखें ये ग्रीन हाउस है और ग्रीन हाउस गैसेज आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। USA एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा सिगार लगा रहा है और कह रहा है टाइम टू कट बैक। और आगे कह रहा है ही वांट्स अस टू फॉलो हिज लीड, यानी कि जब आप करो तो सब ठीक है और हम करें तो हमारा करैक्टर ढीला है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। खैर ये एग्ज़ाम की वर्डिंग नहीं है ये बस समझाने के लिए थी। और यहाँ पर भी आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं उन्होंने, बस अब क्या कहें, लोग तो इतने ज़्यादा सुस्त हैं कि उनसे दरख्त भी नहीं लगाए जाते हैं। हालांकि एक दरख्त लगाने में और उसको पानी देने में, उसको थोड़ी बहुत खाद देने में कितना टाइम लगता होगा। खैर क्या कर सकते हैं। यह आप देख सकते हैं ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ओवर हीटिंग है, वार्स हैं, पोल्यूशन है और ओवर पॉपुलेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है। और उस सब की वजह से जंगलात और यानी कि जो जंगल्स हैं और फॉरेस्ट